So now we are moving to the organizing chapter. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम लोग पहले इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, सबसे फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैंने चैप्टर कराया था तो भी आपको इसी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिस रहेगा और ऑफिस में भी सेपरेट सेपरेट काम होंगे। एक हमारा यहाँ पे फैक्ट्री रहेगा और फैक्ट्री में भी अलग अलग टाइप के काम होंगे। तो जितने भी काम है, काम के बेसिस पे हमने डिविजन्स कर दिए, हमने डिपार्टमेंटेशंस कर दिए। इसी प्रोसेस का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में बस हम लोग यही करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट यही करते हैं। ठीक है, सो दैट हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग सेपरेट सेपरेट काम करे, दूसरों से उनको कोई मतलब ना हो, अपने काम पे फोकस करे। सबका काम अलग अलग है तो कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं। ठीक है, तो यही है ऑर्गेनाइजिंग। लेट अस सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंस को इस डायग्राम से रिलेट करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। सी, सबसे पहला आता है स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आप अगर ये पहले वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, और रोजाना आप वही काम को कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें क्या बन जाएंगे, आप उस फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। जब आप किसी भी काम को रिपीटेडली करते हैं तो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग से स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो डिपार्टमेंट्स या तीन डिपार्टमेंट्स में सेम काम चल रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक जॉब और बस आपको वो करना है। तो कभी भी आप नहीं, ऐसा होगा कि दो डिपार्टमेंट सेम काम कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, डबल काम हो जा रहा है, एक ही चीज को दो बार कर रहे हैं, वो चीज कभी भी नहीं होगा। क्लैरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। सबका सेपरेट सेपरेट काम है, नो कंफ्यूजन, लिंक है सबका आपस में, बट काम सेम नहीं है। ठीक है, तो क्लियर कट जो है ना, इनमें अपने रोल को लेके क्लैरिटी देती है। ठीक है, देर इज मिनिमम कंफ्यूजन, नो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सबका अपना सेपरेट सेपरेट काम है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ये लोग कर लेते हैं। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट, देखो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है मैनेजर्स को। मैनेजर्स को माइक्रो मैनेज जाकर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैनेजर्स को पता है एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन सेपरेट फंक्शन, एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन सेपरेट जॉब एंड दे विल कंटिन्यू। कभी भी कंफ्यूजन का तो कोई सीन है ही नहीं यहाँ पे, मिक्सअप का कोई सीन है ही नहीं यहाँ पे। तो मैनेजर्स को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है, वो थोड़ा मतलब रिलैक्स फील करते हैं। एंड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये मॉडल बहुत जरूरी है कि आप सबके रोल्स क्लियर रखिए, किसको क्या करना है, ये चीज मेंटालिटी में बहुत क्लियर होनी चाहिए। कंफ्यूजन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में टाइम लगेगा। बट व्हेन क्लैरिटी है, सब अपना अपना काम देख रहे हैं, सब उस काम में स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, तो ऐसे में ग्रोथ जल्दी होता है। ठीक है, व्हेन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब हम लोग एक बार स्टेप्स देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करते कैसे हैं। ठीक है, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला कि सर स्टेप्स में दिक्कत होता है हर हर चैप्टर के स्टेप्स में। तो जब जब आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। अभी आपने ये डायग्राम देखा ना, और इतनी बार मैंने डिपार्टमेंट 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 कह दिया, तो आपके माइंड में कुछ तो गया होगा। अब जब आप स्टेप्स करेंगे ना तो आपको ज्यादा रिलेट होगा। हम लोग को प्रॉब्लम कब आता है ना, जब हम लोग अंडरस्टैंड किए बिना लर्न करने चले जाते हैं। ठीक है, रटने चले जाते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड किए बिना आप रटने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। अभी आप समझ गए, अब देखो आपको स्टेप्स भी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके माइंड में डायग्राम है कि ओके करना क्या है। देखो सबसे पहले आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना है। देखो बिजनेस, ये बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस में तो बहुत टाइप के काम होंगे। ठीक है, बिजनेस में अकाउंट्स का भी काम होगा, ह्यूमन रिसोर्स का भी काम होगा, सेलिंग भी करेंगे, परचेजिंग भी करेंगे, प्रोडक्शन भी करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग भी करेंगे, बहुत काम करेंगे। तो पहले तो आप क्या करो, टोटल वर्क को सेपरेट सेपरेट वर्क में डिवाइड कर लो। जैसे हमने यहाँ पे इस डायग्राम में 6 वर्क में डिवाइड किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अलग अलग कैटेगरीज बना लीजिए। फिर आप देखो जो सिमिलर नेचर की चीज है ना, उसको एक ग्रुप में कर दो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने अकाउंट्स और फाइनेंस को एक साथ क्लब कर दिया। दोनों एक चीज नहीं होते हैं। अकाउंट्स अलग काम है, जो आप लोग क्लास 12 11 के सिलेबस में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग, वो अलग काम है। और फाइनेंसिंग अलग काम है। ठीक है, फाइनेंसिंग होता है बैंक से कैसे लोन लेना है, कब लोन लेना है, इक्विटी के थ्रू पैसा उठाना है या डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठाना है, दैट इज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस दोनों अलग अलग होते हैं, बट फिर भी
दोनों मनी रिलेटेड है, मनी की एक रिकॉर्डिंग करता है, एक मनी को लाने का काम करता है, तो दोनों को क्लब करके देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, मनी, तो दोनों को एक ग्रुप में हमने डाल दिया। तो पहले हम लोगों ने सारे काम को डिवाइड किए और उसके बाद जो सिमिलर सिमिलर काम है ना उनको एक ग्रुप में कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, असाइनिंग ड्यूटीज, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल, उनको हम लोग काम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब डिपार्टमेंट में कोई ना कोई इंचार्ज होगा, मैनेजर होगा या एग्जीक्यूटिव होगा, तो उससे हम लोग असाइन कर देंगे ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस चैप्टर में लेटर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, अभी शॉर्ट में बता देते हैं। देखो जो इंचार्ज है, दैट इंचार्ज कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। जो भी इंचार्ज रहेगा अपने डिपार्टमेंट का वो सब काम तो नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना होगा, उसकी एक टीम रहेगी, टीम में 5 मेंबर, 10 मेंबर, 15 मेंबर रह सकते हैं, ठीक है। वो अपने टास्क को सबको डेलीगेट करेगा, मतलब वो और लोगों से करवाएगा काम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है, एक बार उसे ड्यूटी मिल गई, अब वो अपने टीम मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देगा कि चलो हमें ड्यूटी मिली है 100 यूनिट प्रोडक्शन करने की, हमें क्या ड्यूटी मिली है, 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करने की। तो वो अपने टीम मेंबर्स को बताएगा कि चलो तुम मशीन में रॉ मटेरियल डालो, तुम मशीन को ऑन करो, तुम रिपेयर करना मशीन को अगर मशीन खराब हो जाए, तो सबको वो अलग अलग काम डेलीगेट कर देगा, ठीक है। एंड लास्टली बस आपको कोऑर्डिनेट करते रहना है, आपको देखते रहना है कि सब चल रहा है कि नहीं, क्योंकि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ चले तो बन गया काम फिर, ठीक है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा डाउट भी पूछा था, इसको मैंने केस स्टडी में ऑलरेडी कवर कर रखा है, बहुत टाइम लगा के कवर कर रखा है। अभी फिर से टाइम लगाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, दूसरी बार देखने में वहां पे भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। दिस इज डन इन द केस स्टडी वीडियो, ये आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा। नॉट ओनली मैंने इसको समझाया, इसको पूरा मैंने समझाया, एक एक करके सबको समझाया, और सब में मैंने केस स्टडी करवाया है, शायद किसी में दो तीन भी करवाया है, बट सबका मैंने केस स्टडी करवाया, ऑल 4 ऑफ देम मैंने केस स्टडी के साथ करवाया है। एमसीक्यूज भी है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी है, इससे रिलेटेड केस स्टडीज भी है, एंड इससे रिलेटेड रिवीजन भी है। मैंने जितना भी केस स्टडी करवाया है, केस स्टडी करवाने से पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया है, तो इसमें बहुत टाइम दिया है, अभी फिर से टाइम देंगे तो आप समझ लो एक दिन का रिवीजन है, कितना कितना ज्यादा टाइम रहेगा। तो ये पार्ट प्लीज आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। वी आर, ये जो लोग एंड्रॉइड ऐप में है आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, और जो लोग एप्पल यूज करते हैं आप क्लास प्लस डाउनलोड करके ये कोड यूज कर लेना, ठीक है। तो फिर आप इस कंटेंट पे पहुंच जाओगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पे भी केस स्टडी है, ठीक है, इस पे भी केस स्टडी है, और ध्यान से इसको समझते हैं अभी क्या है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगेन जो मैंने बोला, मैनेजर अपने पार्ट ऑफ द वर्क को असाइन कर देता है दूसरे लोगों को, मतलब करना तो काम मैनेजर को है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मैनेजर का है, लेकिन सब काम मैनेजर नहीं कर सकता ना। प्रोडक्शन मैनेजर को आपने बोला भाई 100 यूनिट बना दो, तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर 100 यूनिट अकेला बनाएगा क्या? नो, ही हैज अ टीम एंड द टीम विल बी डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो अपने टीम को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, और फिर उनसे काम करवाएगा। सर डेलीगेशन की क्या फायदे होते हैं? डेलीगेशन के ये फायदे होते हैं कि ये वाला भी पूछा है केस स्टडी में, ठीक है, तो ये कर लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहली बात, रिलीफ टू द टॉप एग्जीक्यूटिव, जो टॉप के लोग हैं, जो मैनेजर है, उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि देखो ये काम तो उसका था, लेकिन ये वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने टीम मेंबर से करवा ले रहा है, तो उसे थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। सेकंड, स्केलर चेन फॉलो होता है, एक लाइन ऑफ कमांड फॉलो होता है, ठीक है। फ्योल ने इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, अगर किसी ने गड़बड़ की तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि किसने गड़बड़ की, तो एक जब डेडिकेटेड चैनल फॉलो करते हैं तो वहां पे मिस्टेक को पकड़ना ईजी हो जाता है। आगे स्पेशलाइजेशन हो जाता है, देखो जिसको आपने जॉब असाइन किया सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट को उनके एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब असाइन करते हैं, ठीक है। मतलब जिसे मशीन रिपेयर करना आता है, जिसने इलेक्ट्रिशियन का काम कर रखा है, जिसको थोड़ा मशीन के बारे में, उसकी सर्किट के बारे में नॉलेज है, वो उसे हम रिपेयर का काम देंगे। तो जब वो रिपेयर का काम लेगा, तो एक तो वो पहले से पढ़ा लिखा है उस फील्ड में, तो वो स्पेशलिस्ट है, दूसरा वो उस काम को बार बार करेगा तो और स्पेशलिस्ट बनेगा, ठीक है। क्विक डिसीजन, क्योंकि मैनेजर को तो रिलीफ मिल गया ना, मैनेजर अब थोड़ा टेंशन फ्री है, बाकी लोग काम देख रहे हैं, तो मैनेजर कैन टेक क्विकर डिसीजन। पहले क्या होता था, अगर मैनेजर सब काम खुद करेगा
तो उसे डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं रहेगा, बिकॉज वो काम में बहुत इन्वॉल्व रहेगा. नाउ सिंस ही इज रिलीव्ड, ही कैन टेक क्विकर एंड फास्टर डिसीजंस. एंड लास्ट आता है सबऑर्डिनेट्स को भी मोटिवेशन मिलता है, उनको भी लगता है कि हाँ यार हमें हमें ये काम दिया. आप देखो ना स्कूल में जब आपके टीचर्स आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप क्लास को माइंडिंग करो, बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर 2 मिनट, आप क्लास को मॉनिटर करो, तो आपको लगता है अरे यार मेरे को चुना, ठीक है, तो मोटिवेशन मिलता है ना. आपको किसी भी काम के लिए चुन लिया जाए तो आपको एक मोटिवेशन फील होता है, ठीक है, कि अरे मेरे को इस लायक समझा. तो वैसे ही सबऑर्डिनेट्स को जो है मोटिवेशन फील होगा कि यार इतने सारे लोग थे बट इसने मेरे को ये टास्क दिया, तो उनको भी मोटिवेशन फील होगा और वो फ्यूचर के लिए रेडी होंगे, बिकॉज फ्यूचर में आगे जाके इनको फिर मैनेजर बनना है, तो दे विल फील हाईली मोटिवेटेड. नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का आपको सिर्फ मीनिंग करना है, ठीक है, और इसके मीनिंग भी करने हैं आपको, मेरिट्स भी करने हैं एंड डीमेरिट्स भी करने हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग. जो मैं करा रहा हूँ आपको सिलेबस पूरा करा रहा हूँ, ठीक है. कुछ कुछ पार्ट है जो आपको डायरेक्ट केस स्टडी वीडियो से करना है, कुछ कुछ पार्ट है जो आपको रिवीजन वीडियो से करना है, जो धमाका रिवीजन है, और 99% मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है. तो सब तीनों चीज मिला के करोगे तो आपका 100% हो जाएगा. अभी देखो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. देखो बहुत इजी सा बात है. एक हेड अथॉरिटी होती है, उनके अंडर में और सब अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है, मतलब इनके अंडर में काम करने वाले और लोग होते हैं. सर जैसे कि मान लो हेड ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस है मतलब मेन बिजनेस जहां से कंट्रोल हो रहा है, और फिर ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, ब्रांच 1, ये ब्रांच 2, ये ब्रांच 3, ठीक है. तो लेट्स से इफ ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द हेड ऑफिस, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी सबका डिसीजन ले रही है ना, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. अब वो हेड ऑफिस भी हो सकता है, उसे आप टॉप लेवल भी बोल सकते हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब एक अथॉरिटी सबके लिए डिसीजन ले रही है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. और अगर डिसीजंस इन पर छोड़ दिया जाता है ना, ब्रांचेस पे छोड़ दिया जाता है, इफ द डिसीजन इज लेफ्ट टू द ब्रांचेस कि आप लोग खुद से अपना डिसाइड कर लो, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. जब लोअर अथॉरिटीज, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, जब इन पे डिसीजन छोड़ दिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि भाई अपना समझ लो, तुम देख लो वहां पे, ठीक है. तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. सर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन तो एक जैसा ही हुआ ना? नहीं, एक जैसा नहीं हुआ. देखो डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में मैनेजर का काम होता है और मैनेजर अपना काम दूसरों से करवाता है. समझ लो, जैसे मैं हूं और आप और आपके 5 दोस्त है, ठीक है, मैं और आपके 5 दोस्त, ना काम मेरा है बट मैं अपना काम आपसे और आपके 5 दोस्तों से करवा रहा हूं. किसका काम है? मेरा काम है, बट मैं आप लोगों से करवा रहा हूं, दैट इज डेलीगेशन, ठीक है. और ओवरऑल काम है, कुछ काम मैं सीनियर हूं, मैं देख रहा हूं, और कुछ काम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया. देखो गलती होगी तो फिर आप ब्लेम खाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है. लेकिन डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में काम मेरा था, मैंने आपसे करवाया, अगर आप कोई गलती कर देते तो भी ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, सामने वाली पार्टी जो है वो मुझे पकड़ेगी, क्योंकि काम मेरा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ही रहता है. सर इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, देखो मेरिट्स ऑलमोस्ट डेलीगेशन जैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट डेलीगेशन वाला ही है. आप देखोगे सारे पॉइंट्स लगभग वही वाले हैं जो मैंने डेलीगेशन में आपको कराया था. डीमेरिट्स नया है तो करा देते हैं. सबसे पहली बात, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि देखो अगर सारे ब्रांचेस अपना अपना काम करेंगे ना तो ये फिर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी ब्रांच इज माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, तो कोई कोऑर्डिनेशन, कोई बातचीत, कोई मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा नहीं इनके बीच में, तो ये एक दिक्कत आती है. फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सबका काम अलग अलग होगा, ऑल ब्रांचेस आर डूइंग देयर ओन वर्क, तो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, कोई मीडियम कर रहा है, ठीक है. अच्छा, हैवी ओवरहेड, मतलब एक्सपेंसेस जो है ना वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप इतने सारे ब्रांचेस खोल दिए और उनको फ्रीडम भी दे दिया काम करने का, तो आपको यहाँ पे कोई इंचार्ज तो लगाना पड़ेगा ना, इन सब ब्रांचेस में आपको एक एक इंचार्ज अपॉइंट करना होगा सब में. तो ये इंचार्ज लोग क्या फ्री में काम करने आएंगे? नहीं, ये पैसे लेंगे.
तो खर्चा बढ़ गया आपका। अगर आप हेड ऑफिस से डिसीजन लेते तो यहाँ एक बड़े मैनेजर को लगा देते, वो सारा डिसीजन ले लेता, इस एक बंदे की सैलरी लगती। लेकिन अभी क्या किया आपने, सबको काम फ्रीडम दे दिया, तो अभी सबको एक एक इंचार्ज लग गया, 3-3 बंदे आ गए एक बंदे की जगह, तो सैलरी देखो कितना ज्यादा लग रहा है। एंड लास्ट है अनसुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स फॉर द वेरी सेम रीजन कि अगर आप छोटे फर्म है तो फिर आपको इतना फ्रीडम देने की क्या जरूरत है, हेड ऑफिस से ही सारे काम कर लो, टॉप लेवल से ही सारे काम कर लो, ठीक है, खर्चा भी कम पड़ेगा एंड कंट्रोल भी ज्यादा रहेगा ना। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। डिफरेंस आप एक बार देख लीजिएगा। एंड विद दिस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर इज ओवर। मेक श्योर कि आप ये पार्ट को जरूर करना, ठीक है, दिस पार्ट यू हैव टू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने पूछा भी था, मेरे को सजेशन भी दिया था कि सर ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। मैंने इसमें बहुत टाइम लगा के केस स्टडी एमसीक्यू सबके साथ ऐप में करवाया हुआ है, तो मेक श्योर यू गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो विद दिस आवर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर इज ओवर।